नमस्कार दोस्तों। बिहार स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें हमने बिहार का जो इतिहास वाला हिस्सा था, जो हिस्ट्री वाला हिस्सा था, वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने एंशियंट कंप्लीट किया, उसमें मिडिवल कंप्लीट किया, फिर हमने मॉडर्न देखा बिहार का। उसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं बिहार की, जो स्वतंत्रता संग्राम से या हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, उनको हमने देखा। उसके बाद बिहार का आर्ट एंड कल्चर देख लिया। तो यहाँ हमारा जो इतिहास का आर्ट एंड कल्चर वाला पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। बिहार में इससे ज्यादा जो प्रीलिम में सवाल पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। आप इतना बेफिक्र रहो और उसको पूरी तरीके से तैयार करते रहो। आज का हमारा जो सेक्शन होगा दोस्तों, वो होगा बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो बिहार की ज्योग्राफी हम कैसे पढ़ेंगे? बिहार की ज्योग्राफी हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम इंडिया की ज्योग्राफी या किसी भी देश की ज्योग्राफी पढ़ते हैं। उसमें पहले हम उसका जो मतलब कि साइज होता है, उसका लोकेशन होती है, उसकी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन होती है, उसकी जियोपॉलिटिकल जो लोकेशन होती है, ये सारी चीज जानते हैं। उसके बाद हम उसके रिवर में, उसकी क्लाइमेट में, उसकी मिट्टी में, उसके संसाधन में, उसके जो और मतलब की चीजें हैं, उसमें हम आते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से हम पूरे बिहार को कवर करेंगे। पहले हम इसकी पॉलिटिकल चीजें थोड़ी सी जानेंगे, उसके बाद जो इसका ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसको जानेंगे। पॉलिटिकल का मतलब है यहाँ पॉलिटी से नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल का मतलब है कि जियो पॉलिटिकल लोकेशन से, या जैसे बिहार में 38 जिले हैं, तो 38 जिले की लोकेशन क्या है, उनसे कैसे सवाल बनते हैं, हम इसको भी जानेंगे, जिससे आपको पूरा खांचा स्पष्ट हो सके कि बिहार में ज्योग्राफी में पढ़ना क्या क्या होता है। लोगों को यही नहीं पता होता कि बिहार ज्योग्राफी का मतलब क्या पढ़े हैं। क्योंकि देखो, जो रीजनल ज्योग्राफी होती है, जितना हम रीजनल चलते जाएंगे, उतनी ही ज्योग्राफी कठिन होती जाएगी। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लो, आपको बहुत आसान लगती है। इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ो, बहुत कठिन लगती है। उसके बाद जैसे ही आप रीजन पे जाते हो और छोटे, जैसे किसी राज्य की ज्योग्राफी पढ़ो, तब उसको अप्लाई करना आपके लिए और भी कठिन होता जाता है। और छोटे में जाओ, किसी डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी पढ़ो, तो और कठिन होता जाता है। इसलिए ऐसा हमको पता ही नहीं चलता कि पढ़ना क्या है। तो उसी को जो इंडिया की में पढ़ते हैं, उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे भी वही सारी चीजें बताऊंगा। देखो, पहली जो हम चीजें पढ़ेंगे बिहार ज्योग्राफी में, वो होगा बिहार का साइज एंड लोकेशन वाला पार्ट। तो ठीक है, तो पहले हम वही वहीं से अपनी शुरुआत करते हैं, साइज एंड लोकेशन से। देखो, साइज एंड लोकेशन का क्या मतलब है? जो ज्योग्राफी में हम दो तरीके की अवस्थिति से, मतलब कि दो तरीके से किसी देश की अवस्थिति को व्यक्त करते हैं। जैसे इंडिया की अवस्थिति को हम जब देखते थे, तो दो तरीके क्या क्या हैं? एक को बोलते हैं जियो पॉलिटिकल लोकेशन, जियो पॉलिटिकल लोकेशन, और एक को जियोमेट्रिकल लोकेशन। ठीक है, जियोमेट्रिकल लोकेशन। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा, नहीं तो डायरेक्ट मैं सवाल पे आ जाऊं, जिससे आपको चीजें स्पष्ट हों। क्योंकि इतिहास है, उसको तो बस एक बार पढ़ के उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जानना होता है, जिससे एक कनेक्टिविटी बनी रहे, नहीं तो आप भूल जाओगे। फिर ऐसा कोरा कोरा फैक्ट आएगा, आप कहोगे कि ये क्या बता दिया, आपके दिमाग में बसेगी नहीं चीजें। और दूसरा जो होता है, जियो पॉलिटिकल लोकेशन होता है। इसी से मैं बताता रहा कि यही दो चीजों से मैं पूरा का पूरा ज्योग्राफी आपका कवर करवा दूंगा। दो जो होती है, एक ज्यामितीय लोकेशन होती है, एक इसका भू राजनीतिक जो अवस्थिति होती है वो होती है। जैसे आप इंडिया में पढ़ते हो, इंडिया में, तो जैसे ये वर्ल्ड का मतलब कि ये ग्लोब है, तो इंडिया की लोकेशन आप कहाँ पे देखते हो? इंडिया की जो लोकेशन बनती है वो यहाँ पे बनती है। इंडिया की लोकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे बनती है। तो जो ये एरिया है वो कौन सा एरिया है? एक एक तो ये नॉर्थ गोलार्ध होता है, और दूसरा ईस्ट की तरफ होता है। तो इंडिया का जो साइज बनता है, या इंडिया की जो लोकेशन बनती है, वो नॉर्थ ईस्ट में बनती है। अब जब इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है, तो बिहार कहाँ पे होगा? वो भी नॉर्थ ईस्ट में होगा। ठीक है। अब देखो, जो ज्योमेट्रिकल लोकेशन होती है, इसको हम, जो हमारे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, जो हमारे मतलब कि अक्षांश और देशांतर होते हैं, उससे दर्शाते हैं। जैसे आप इंडिया का एरिया देखते हो, ये वाला, जैसे इंडिया का एरिया आप देखते हो दोस्तों, तो आप क्या देखते हो? इंडिया के एरिया में देखते हो कि इंडिया का ये वाला पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो किस अक्षांश और किस देशांतर के बीच बसा हुआ है। तो आप ये देखते हो ना। तो सेम चीजें बिहार के विषय में भी देखनी होगी। तो बिहार जैसे यहाँ पे ये जो राज्य है बिहार, देखो बिहार का जो मैप है वो इस तरीके का कुछ है। ठीक है, एकदम करेक्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ बना हुआ है। देखो, तो बिहार का ऐसा मैप है, ये बीच से इसके गंगा नदी बहती है। तो बिहार की जो स्थिति होगी, जो इसकी ज्योमेट्रिकल लोकेशन होगी, जैसे इस तरह भारत का आप पढ़ते हो ना, ठीक है, तो बिहार की जो लोकेशन है, वो इसका जो सबसे साउथ वाला हिस्सा है ना,
सबसे नीचे वाला, वहां पे ये 24 डिग्री 20 मिनट है, वहां पे 24 डिग्री 20 मिनट है। और इसका सबसे ऊपरी जो हिस्सा है ना, सबसे नॉर्थ वाला हिस्सा, वो है 27 डिग्री 31 मिनट, 27 डिग्री 31 मिनट। देखो इसको जो बोलते हैं, ये जो पॉइंट जैसा होता है इसको डिग्री बोलते हैं, और जब एक कॉमा जैसा चिन्ह रहे उसको बोलते हैं मिनट। एक डिग्री हो तो एक कॉमा हो तो उसको बोलते हैं मिनट, अब यहीं पे अगर दो कॉमा हो जाता है तो इसको बोल देते हैं सेकंड। ठीक है, तो ये अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब देखो ये बिहार की लोकेशन इस तरीके से क्या हो जाएगी। बिहार की लोकेशन जो मैंने बताया आपको कि साउथ में इसकी लोकेशन हो जाएगी 24 डिग्री 20 मिनट अच्छा देशांतर, और 27 डिग्री 31 मिनट देशांतर तक, और अक्षांश कितना हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट और 88 डिग्री 17 मिनट। तो ये आपको मोटा मोटा याद रखना है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बिहार की जो ज्योमेट्रिकल लोकेशन होती है वो। अब बिहार का इस तरीके से देखो तो आकार किस तरीके का बनता है। आपको देख के लग रहा होगा कि बिहार का जो आकार है वो किस तरीके का बन रहा है, एक आयत जैसा बन रहा, रेक्टेंगल जैसा बन रहा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखता है। अब इसकी जनसंख्या थोड़ी सी मतलब इंफॉर्मेशन है बिहार के विषय में, वो फैक्चुअल। जनसंख्या जो है भारत का थर्ड है दुनिया में, मतलब कि भारत में इसकी जनसंख्या का मतलब क्रम पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जैसे यूपी की जनसंख्या है, उसके बाद महाराष्ट्र की जनसंख्या है, महाराष्ट्र ही है ना, हाँ महाराष्ट्र की जनसंख्या है, उसके बाद बिहार की जनसंख्या आती है। तो थर्ड नंबर पे बिहार है। 8.6% लोग जो भारत के हैं वो बिहार में रहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। एरिया बिहार का कितना है, 94,163 किलोमीटर। और ये टोटल भारत के जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसका 2.16% है। और इसमें बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र है वो मैक्सिमम है, मतलब 94,000 से 92,000 तो ग्रामीण क्षेत्र है। तो ये आपको दिमाग में ये चीजें आप मतलब कि दिमाग में रखनी है। तो इतना हो गया। अब देखो जैसे बिहार के विषय में मैंने बताया, अक्षांश और देशांतरी उसकी स्थिति बता दी। ये होता है देशांतर, ये होता है अक्षांश। ठीक है, और ये जो बिहार है इस तरीके से, ये बिहार का मैप है, तो इस तरीके से जो इसकी मतलब की लेंथ है या मतलब की दूरी है वो कितना है, ये इस तरीके से है 345 किलोमीटर, और इस तरीके से है ये 483 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी बिहार की जो लंबाई है अगर वो देखो इस तरीके से तो 345, और जो चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर है। तो आपने ये जान लिया। देखो और जो हम इंडिया की ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जैसे भारत का, अगर ये भारत का मैप है, देखो ये भारत का मैप है, उसमें जो गुजरात है सबसे लास्ट, इधर ये एरिया गुजरात है और इधर अरुणाचल प्रदेश है। इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस आता है वो कितना आता है, ये टाइम का डिफरेंस आता है 30 देशांतर, मतलब 30 डिग्री का मतलब कि देशांतर का अंतर आता है 30 डिग्री का। तो ये जो 30 डिग्री का अंतर आया, 30 डिग्री का, तो हम इसमें ये देखते हैं कि जो हमारे इनके दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस आता है, 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री अगर है तो 4 मिनट के बराबर हो जाता है, 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। और जब 30 डिग्री है तो वो कितना हो जाएगा, मतलब कि 120 मिनट हो जाएगा। 2 घंटे का गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में टाइम का डिफरेंस आता है। इसी तरीके से जो बिहार है, अब आप देखो यहाँ पे 83 है, यहाँ पे 88 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, कितना हो गया 5 डिग्री। और 5 डिग्री है तो कितने मिनट का अंतर हो गया, 20 मिनट का, 5 चौको 20, तो 20 मिनट का अंतर आ गया। तो कहने का मतलब ये है, छोटी सी इंफॉर्मेशन, कि इस साइड बिहार का जो ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट होगा सबसे ईस्टर्न वो कौन है, किशनगंज है। और जो इस साइड में सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है वो पश्चिमी चंपारण है। तो दोनों के बीच के में जो टाइम का डिफरेंस होगा, अगर इस साइड में बिहार किशनगंज में 12 बजे हैं, किशनगंज का टाइम आगे होगा, क्योंकि यहाँ ईस्ट जैसे जाते जाते हैं तो हमको जो टाइम गेन होता जाता है। और टाइम जैसे तो इधर हो जाएगा, अगर किशनगंज में 12 बजे है तो बताओ पश्चिमी चंपारण में उसी टाइम पे कितना बजा होगा, 11:40 होगा, 20 मिनट का अंतर होगा। ये मैं बताना चाह रहा। तो इस तरीके से आप क्या समझ गए, जो उसके लोकेशन है या ज्योग्राफी या ज्योमेट्रिकल जो लोकेशन है वो आप यहाँ से चीजें समझ गए हैं। ठीक है, तो किशनगंज का अंतर जो आगे मतलब टाइम होगा वो पश्चिमी चंपारण से आगे होगा। कभी सवाल बन ही जाए कि भाई किशनगंज का टाइम आगे होगा कि पश्चिमी चंपारण का, तो आप जैसे ही जितना ईस्ट जाते जाएंगे उसका टाइम उतना आगे होता जाता है। मतलब हर डिग्री ईस्ट जाने पे 4 मिनट का गेन होता है, और हर डिग्री वेस्ट जाने पे 4 मिनट का लॉस होता है। तो ये हमने टाइम के विषय में जान लिया, और उसका जो लोकेशन है बिहार की वो सारी चीजें जान ली। थोड़ी सी क्लाइमेट की भी, क्लाइमेट आगे चैप्टर है पूरा, उसमें अच्छे से बता दूंगा कि बिहार की लोकेशन मतलब कि जो क्लाइमेट है उसके विषय में
क्या क्या कहा जाता है, कौन AW बताता है, कौन CWG बता देता है, वो भी क्योंकि पूछा गया सवाल है, मैं अपने से नहीं बता रहा, एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, इस तरह का पूछा गया है इसलिए बता रहा। तो देखो जो क्लाइमेट है बिहार की, उसको बोला जाता है कि बिहार जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में है। बिहार का जो अपने अभी मैंने आपको लोकेशन बताया, नीचे वाला जो लोकेशन है जहां से ये चीजें तय होती है, 24 डिग्री 20 मिनट से बिहार शुरू होता है, उसके बाद ये ऊपर जाता है कहाँ तक, 27 डिग्री तक। तो यहाँ से जो अक्षांशीय स्थिति है बिहार की, यहीं से तो तय होता है ना जो कि इसका क्लाइमेट कैसे होगा, क्योंकि ये ग्लोब है तो ये 0 डिग्री है, तो इधर से ही तो तय होगा। तो जो अरस्तु है एक मतलब कि वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने क्या बताया कि अगर 23.5 डिग्री तक है, 0 से 23.5, तो इसको हम बोल देते उष्णकटिबंधीय। और 23 से 66 है, 66 मतलब कि 66.5 है, तो इसको बोल देते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय। और उसके ऊपर में ध्रुवीय या शीत कटिबंधीय ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। तो अब बताओ बिहार की लोकेशन क्या है, बिहार 23.5 से तो थोड़ा ऊपर शुरू है ना। तो एग्जैक्ट मामले में जो बिहार की लोकेशन आती है वो 23.5 से थोड़ा सा ऊपर आती है, जिसको जो 23.5 से थोड़ा ऊपर आती है उसी को ज्योग्राफी में नए तरीके से जब डिफाइन किया गया, तो 23.5 से जो 35 डिग्री के बीच का क्षेत्र है, ये अरस्तु की जो पुरानी परिभाषा है, लेकिन जब बाद में ज्योग्राफी और अच्छे से डिफाइन होने लगी, तो उसमें ये बताया गया कि जो 23.5 से 35 डिग्री का क्षेत्र है, इसको हम सब ट्रॉपिकल बोलेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय बोलेंगे। आपके समझ में आया। तो बिहार की स्थिति क्या बनेगी, 23 से थोड़ा ऊपर बनेगी, 24 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक, 24 से लेके 27 तक। तो बिहार की स्थिति बन रही है 23 से ऊपर 35 से नीचे। तो बिहार का जो रीजन आएगा वो किस में आएगा, उपोष्ण कटिबंधीय में ना, क्योंकि रीजन तो यही हो गया, ठीक है। और जो जलवायु होगी तो ये माना जाता है जैसे भारत का जो क्षेत्र है, क्योंकि ये थोड़ा सा विषुवत रेखा के पास है, ना तो शीतोष्ण कटिबंध के में है और ना ही पूरी तरीके से उष्ण वाले में कटिबंध में है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें मतलब कि नीचे वाला भी हिस्सा, मतलब उष्ण का भी और शीतोष्ण का दोनों पार्ट आ जाता है। लेकिन मोटा मोटा जो आता है ना, वो यही होता है कि बिहार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि ये भारत के ही उसमें है। और भारत की पूरी जलवायु लगभग अगर मोटे तौर में देखा जाए, क्योंकि किसी भी देश में बहुत सारी जलवायु पाई जाती है, लेकिन जो जैसे भारत में है या किसी भी देश में बहुत सारी जलवायु, जैसे राजस्थान वाला एरिया हो गया, पहाड़ वाले एरिया जो ठंडा प्रदेश हो गया, तो वहाँ अलग अलग क्लाइमेट पाया जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से मोटा मोटा हम ये जानते हैं कि बिहार जो है उसकी भी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना। उसमें भी सबसे अच्छा इस अगर ऑप्शन आ जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया बिहार का जो रहता है वो वेट रहता है, क्योंकि जो वर्षा होती है ना, ये यही बिहार वाले एरिया में वो 110 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसकी वजह से जो एरिया रहता है वो वेट रहता है ज्यादा टाइम तक। तो इसलिए सबसे करेक्ट ऑप्शन आपसे अगर पूछा जाए कि बिहार की जलवायु के विषय में बताएं, तब आप बताएंगे वेट ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ये किसके विषय में बताएंगे, ये बिहार की क्लाइमेट के विषय में बताएंगे कि वेट ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है बिहार की, हिंदी में आर्द्र उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे वर्षा होती है, मोस्ट ऑफ द एरिया बिहार का वेट रहता है। तो ये समझ में आया आपके, स्पष्ट है ना, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। क्योंकि ध्यान रखना, अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट में अपने लिख के पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि एक एक पॉइंट में स्पष्ट करते हुए जा रहा, कहीं भी इसमें मैं मतलब कि आपको ये नहीं ऐसा कंफ्यूजन टाइप का नहीं बता रहा, स्पष्ट तरीके से मैंने आपको लोकेशन बताई, क्लाइमेट थोड़ा सा बताया, क्लाइमेट के विषय में आगे पूरी जानकारी दूंगा कि वर्षा कैसे होती है बिहार में, किस तरीके की वर्षा होती है, कौन से क्षेत्र में ज्यादा होती है, कौन से क्षेत्र में कम होती है। बस अभी मैंने मोटा मोटा आपको उसकी जलवायु के विषय में बता दिया, क्योंकि सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो एरिया कौन सा हो जाएगा हमारा बिहार का, वो सब ट्रॉपिकल एरिया है, क्योंकि इसकी लोकेशन ही वैसी है। लेकिन जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, क्योंकि पूरे भारत की उसी तरीके की है, और मोटी मोटी जलवायु इसकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और अच्छा ऑप्शन इसलिए ये हो जाता है आर्द्र उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु या वेट ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है। यहीं पे अगर वेट 110 जो या 75 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होती तो ड्राई हो जाता, तो इसको हम बोलते हैं ड्राई ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। लेकिन यहाँ पे वर्षा होती है, इसलिए हम बोल देते हैं वेट ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट तो है ही, ठीक है। मानसून क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि इसकी जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है, जो मतलब कि हवा जो होती है उसके मतलब कि आने से जाने से जो क्लाइमेट बनता है उसको मानसून क्लाइमेट बनते कहते हैं। वो मैं ज्योग्राफी में बताऊंगा, अभी यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इतना मोटा मोटा समझ गए। कुछ नोट हैं वो भी देख लो। जो बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई है ना,
वो 173 फीट है। ज्योग्राफी में फीट के रूप में बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली नहीं जाती हैं, इसमें हमेशा मीटर के रूप में, किलोमीटर के रूप में बोली जाती है। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 फीट है, इसको 53 मीटर कहा जाता है। 53 मीटर या 173 फीट है, इतना आपको याद रखना है। टोटल बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिले में से जो 37 जिले थे, उसके बाद जो 38वां जिला बना वो बना अरवल डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ से अलग हुए? जहानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से अलग होकर 2001 में अलग हुआ और ये 38वां डिस्ट्रिक्ट बना। समुद्र तल से जो दूरी है मतलब कि बिहार की, वो 200 किलोमीटर है। तो आपको मोटा मोटा ये चीजें याद रखनी है, ठीक है? यहां तक आपने समझ लिया। देखो, ये हमने जो ज्योमेट्रिकल लोकेशन, मैंने दो तरीके की आपको लोकेशन बताई। एक तो जियोमेट्रिकल लोकेशन बताई, मतलब कि भू अवस्थिति जो होती है, ज्यामितीय लोकेशन, जियोमेट्रिकल लोकेशन। तो जियोमेट्रिकल का लोकेशन का जो मतलब होता है वो अक्षांश और देशांतर से होता है, तो मैंने आपको वो समझा दिया पूरा। दूसरी जो लोकेशन बिहार की होती है वो होती है जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल लोकेशन मतलब भू राजनीतिक स्थिति का क्या मतलब होता है? भू राजनीतिक स्थिति का मतलब है कि वो राज्य या वो देश या जिसके बारे में हम बात करते हैं वो अपने पड़ोसियों से मतलब कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे बिहार के विषय में खास बात करूं मैं, तो इसकी भू राजनीतिक अवस्थिति का मतलब होगा कि ये किन पड़ोसी राज्यों से या किन पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है राजनीतिक रूप से, उसको बोलते हैं भू राजनीतिक लोकेशन या जियोपॉलिटिकल लोकेशन। तो बिहार जो है अपने तीन तरफ जो है मतलब कि भारत के राज्यों से जुड़ा हुआ है। अपने जो मतलब कि ईस्ट में है यूपी से जुड़ा है, अपने वेस्ट में पश्चिम मतलब कि ईस्ट में पश्चिम बंगाल से जुड़ा है, वेस्ट में यूपी से जुड़ा है, और नीचे साउथ में झारखंड डिस्ट्रिक्ट है, और इसके नॉर्थ में नेपाल जो है एक कंट्री है। तो तीन तरफ ये, इधर वेस्ट में यूपी से, ईस्ट में पश्चिम बंगाल से, और साउथ की तरफ ये झारखंड डिस्ट्रिक्ट से, और ऊपर की तरफ जो नॉर्थ में है ये नेपाल जो हम एक देश है वहां से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बनती है, जियोपॉलिटिकल लोकेशन बनती है। देखो, बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। जो बिहार का एरिया है, यहाँ के बीचों बीच से ये जो है पोर्शन, यहाँ से गंगा नदी बहती है। इस गंगा नदी को हम मानक मान के बिहार को दो पार्ट में बांट के समझते हैं, क्योंकि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। तो बिहार की गंगा नदी के जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, उसको हम कह देते हैं उत्तरी बिहार, और जो नीचे वाला हिस्सा है गंगा के, या दक्षिण वाला हिस्सा है, उसको बोल देते हैं दक्षिणी बिहार। इस तरीके से दो पार्ट में बिहार को बांट के समझते हैं। अब जो नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है, जो तराई वाला इलाका है, सबसे नॉर्थ वाले इलाके हैं, उसको बोल देते हैं कि इधर वाले जो डिस्ट्रिक्ट होंगे उसको हम उत्तरी जिले बोल देंगे, और जब सबसे दक्षिण में जिले हैं उनको हम दक्षिणी जिले बोल देंगे। और बीच के जो डिस्ट्रिक्ट बच जाते हैं गंगा के इस साइड और उस साइड, तो ऊपर की तरफ होंगे उसको उत्तर मध्य बिहार के जिले बोल देंगे, और नीचे की तरफ जो हो जाएंगे उसको दक्षिण मध्य बिहार के जिले बोल देंगे। तो ठीक है, ये ऐसे मतलब कि समझा जाता है, समझने के लिए किया जाता है, अपनी मतलब कि समझ बढ़ाने के लिए ऐसे बांट के पढ़ा जाए तो चीजें याद होती हैं। तो यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आई कि तीन जो है स्टेट से जुड़ा है और एक कंट्री से जुड़ा है। कौन? बिहार हमारा जो मतलब कि राज्य है वो ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आओ इसके जो बिहार से जहां से सवाल बनते हैं उसको समझते हैं। देखो, बिहार जो है ना, इसकी जो लोकेशन है वो कैसे कैसे राज्यों से जुड़ी है, कितने राज्यों से जुड़ी है, और कितने डिस्ट्रिक्ट इसके किन किन राज्यों से जुड़े हुए हैं, वो भी पूछा जाता है। तो नेपाल से इसके देखो, नेपाल नॉर्थ में है, तो नॉर्थ के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो यही याद कर लेना है कि 7 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो नेपाल से जुड़े हुए हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? देखो, 7 डिस्ट्रिक्ट ऊपर के कौन कौन से होंगे, आप खुद दिमाग लगाओ। मैप अपने दिमाग में देखो, इस तरीके से करोगे तो याद होगा। मैप में पढ़ लोगे, देख लोगे तो वो याद नहीं होगा, आपके दिमाग में छवि नहीं बनेगी। तो इधर सबसे किनारे कौन सा हो जाता है? वेस्टर्न चंपारण। स्टेप बाय स्टेप याद करो। उसके बाद ईस्ट चंपारण हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद क्या हो जाएगा? सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। याद करो मन में, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कहाँ से लगते हैं? जो नेपाल से लगते हैं। शिवहर भी उत्तरी जिला है, लेकिन इसकी सीमा जो है नेपाल से नहीं टच होती है। तो कितने जिले नेपाल से टच हुए? 7। फिर से याद करो, बार बार याद करो, दिमाग तभी याद होगा भाई। ऐसा नहीं है, इतनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि भूल ही जाओगे।
वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, उसके बाद सुपौल, अररिया, किशनगंज। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आओ वेस्ट की तरफ। वेस्ट में जो यूपी है, देखो नेपाल से 7 जिले लगते हैं, यूपी से 8 जिले लगते हैं, झारखंड से भी 8 जिले लगते हैं, और जो वेस्ट बंगाल है इससे 3 जिले टच होते हैं। तो ये इस तरीके से आप याद रखो। देखो, तो जो यूपी है उससे कौन कौन से जिले लगते हैं, तो नॉर्थ से साउथ कौन कौन से जिले, वेस्ट चंपारण तो लगता ही लगता है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से याद करो, वेस्ट चंपारण, फिर गोपालगंज, सिवान, सारण, उसके बाद ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बक्सर, इसके बाद भोजपुर जिसको आरा बोला जाता है, उसके बाद कैमूर जिसको भभुआ बोला जाता है, उसके बाद रोहतास। तो कितने जिले हो गए, 8। फिर से याद करो, वेस्ट चंपारण तो है ही है, पश्चिमी चंपारण तो है ही है, उसके बाद कौन सा है, गोपालगंज, सिवान, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास। याद करो, वेस्ट चंपारण, फिर गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास। तो ऐसे करके याद करोगे ना तो आपको याद होगा, और जो बिहार है उसकी स्पष्ट लोकेशन की छवि बनेगी। उसके बाद आओ यहाँ पे झारखंड वाला एरिया, वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं झारखंड से बिहार के, वो आप याद करो। रोहतास इधर से टच होता है, रोहतास मतलब कि हो जाएगा। उसके बाद और कौन सा जिला आएगा, रोहतास के बाद आता है कि औरंगाबाद, रोहतास के बाद औरंगाबाद, उसके बाद गया, नेवादा, जमुई, फिर उसके बाद जमुई के बाद क्या आता है, बांका, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद कटिहार। तो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, गया, नेवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। रोहतास, औरंगा, गया, नेवादा, जमुई, उसके बाद बांका, भागलपुर, कटिहार। इस तरीके से कई बार करोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, ऊपर का एरिया जो हो जाएगा बिहार का वो हो जाएगा किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, और नीचे वाला जो डिस्ट्रिक्ट होगा कटिहार ही होगा। तो इस तरीके से बिहार के जो जियो मतलब कि पॉलिटिकल लोकेशन है वो हमने जान ली। नेपाल से कितने जुड़ते हैं 8, यूपी से कितने जिले जुड़ते हैं 8, और मतलब नेपाल से 7, यूपी से 8, और जो झारखंड है उससे कितने जुड़ते हैं 8। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है उससे कितने जिले जुड़ते हैं, तो उससे भी आपको बताना है कि 3 जिले जुड़ते हैं। और इस तरीके से सारे के सारे जिले को आपको दिमाग में रख लेना है भाई, पढ़ना पड़ेगा, इस तरीके से याद करना पड़ेगा, तभी सवाल हल होगा। इतना आसान भी नहीं है बिहार स्पेशल को पढ़ना, ठीक है। क्योंकि याद करने वाली चीजें होती हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, तो कई बार ऊबने का मन करता है, लेकिन आपको कई जब बार बार करोगे, जिस तरीके से मैं क्लास पढ़ा रहा इसको सुनते जाओगे तो आपको आराम से चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद बचते हैं बीच के जिले। बीच के जिले को भी याद करने का तरीका है, लेकिन उसको आप मतलब कि इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं तो फिर भूल जाओगे। उधर में मुझे उत्तरी, ये देखो देखो, हम नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट याद कर लिए, साउथ के डिस्ट्रिक्ट याद कर लिए, इधर के याद कर लिए, इधर के याद कर लिए। बीच के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं आप सामने मैप रख के याद करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे जो लोकेशन बांटा है, जो उत्तरी मध्य बिहार के जो जिले हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, इधर फिर मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, ये हो जाएंगे नॉर्थ मतलब कि मध्य बिहार के डिस्ट्रिक्ट। इसी तरीके से दक्षिणी मध्य बिहार के डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं पटना, अरवल, जहानाबाद तो है ही है, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर। इस तरीके से टोटल 38 जिले बिहार में हैं और आपको याद करना है, ठीक है। धीरे धीरे करोगे तो याद हो जाएगा, इकट्ठे तो किसी को नहीं याद होता चाहे जो हो, लेकिन वही है कि आराम आराम से याद करने से चीजें याद होती हैं, ऐसा नहीं कि याद ही नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें बोरिंग फील मत करना, नहीं तो आप मतलब कि बहुत परेशान हो जाओगे कि ये ऐसी चीज है ये। अब देखो, मैं एक और अच्छी चीज बताता हूँ जिससे आपको डिवीजन या कमिश्नरी पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। बिहार जो है, देखो बिहार एक डिस्ट्रिक्ट है, ये मतलब एक स्टेट है। तो बिहार एक स्टेट हो गया। स्टेट के बाद जो किन इकाइयों में बांटा जाता है, इकाई स्टेट के बाद जो इकाई, इंडिया से एक स्टेट कटा है बिहार, बिहार के बाद इसको 9 भाग में बांटा गया। तो जो 9 भाग में बांटा गया उसको बोल दिया जाता है डिवीजन, ठीक है। 9 भाग में इसके डिवीजन हो जाते हैं जिसको मंडल बोलते हैं। अभी मंडल प्रमंडल ये समझ लेना आप क्या बोलते हैं। और उसके बाद 9 जब डिवीजन में बांट दिया, उसके बाद इन्हीं 9 डिवीजन को 38 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया। तो ठीक है, तो ये आप समझ लो कि 38 डिस्ट्रिक्ट हो जाए, और इन्हीं 38 डिस्ट्रिक्ट को 101 सब डिवीजन में, जिसको तहसील बोल देते हैं, उसमें बांट दिया गया। तो आप ये अनुमंडल की प्रमंडल बोलते हैं वो आप समझ लेना। 101 मतलब कि सब डिवीजन बांट दिया। आप समझते जाओ कि बिहार को किस तरीके से बांट के मतलब कि पढ़ा जाता है। 101 जो, अब ये सब याद नहीं करना है इतना तक, मतलब 38 डिस्ट्रिक्ट तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं याद कर सकता, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा याद रखना है कि कितने में बांटा गया है। 101 के बाद 534
क्या है, 34 ब्लॉक हैं, 534 ब्लॉक हैं बिहार में। और इन ब्लॉक मतलब कि ब्लॉक का मतलब क्या, जो पंचायत समितियां होती हैं ब्लॉक स्तर पे काम करती हैं, तो ये आपका ध्यान रखना है। ब्लॉक के बाद आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, तो बिहार में कितनी ग्राम पंचायत है, 8,463 इसमें ग्राम पंचायतों में बांटा गया है। और लास्ट में गांव कितने हैं बिहार में, तो गांव हो जाते हैं बिहार में 39, मतलब 3,973 गांव। तो देखो किस तरीके से बिहार बटा है। एक स्टेट है बिहार, उसमें 9 डिवीजन है, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 101 सब डिवीजन है, 534 ब्लॉक हैं, 8,463 ग्राम पंचायतें हैं, और 39,073 गांव हैं। तो आपके दिमाग में खांचा स्पष्ट हुआ बिहार का पूरी तरीके से। कहाँ नहीं समझ में आया ये बताओ आप। जहां भी नहीं समझ में आया है कमेंट में चुपचाप बताना है कि सर ऐसे पढ़ाओ, ऐसे हमारे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। अब देखो जो पूरे के पूरे, अब देखो यहाँ से भी सवाल बनते हैं भाई। अगर ये आपके दिमाग में नहीं होगा तो मेंस में आप लिखोगे या मैप बनाओगे, क्योंकि मेंस में जब तक बिहार की चीजें नहीं डालोगे आपके मार्क्स इनहेंस नहीं होंगे, और आप पीछे ही रह जाओगे, एक जनरलाइजेशन मार्किंग हो जाएगी, उससे आप पास नहीं होगे। बस नॉर्मल कभी आप 10 नंबर से, 20 नंबर से, 25 नंबर से इस तरह पीछे रह जाओगे, कि जब जनरल मार्किंग होती है तो पास होने वाले चांस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है। देखो, तो मैं बता रहा था कि अब हमको पढ़ना है कि बिहार में जो मतलब कि डिवीजन है, इसी को कमिश्नरी भी बोला जाता है। तो अब इनको समझ लो कि कितने डिवीजन है या कमिश्नरी है। तो मैंने बताया आपको कि 9 डिवीजन या कमिश्नरी है बिहार में। अब 9 डिवीजन या कमिश्नरी कौन से हैं, देखो बिहार के बीचों बीच से मैंने आपको बताया कि गंगा नदी बहती है। बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी। देखो ये गंगा नदी बही, इसी गंगा नदी से डिवाइड कर दिया जाता है बिहार को, कि जो नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट होंगे गंगा नदी के नॉर्थ में, उसको नॉर्थ बिहार बोला जाएगा, और जो साउथ में होंगे उसको साउथ बिहार बोला जाएगा। जो डिवीजन में बांटा गया, तो क्योंकि 19 डिस्ट्रिक्ट, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 19 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में है, 19 डिस्ट्रिक्ट साउथ में है बिहार के। और देखो 5 जो है मतलब कि डिवीजन या कमिश्नरी उत्तरी बिहार में है, और 4 जो है कमिश्नरी या डिवीजन या जिसको मंडल बोलते हैं वो साउथ बिहार में है। तो 4 नीचे हैं, 5 ऊपर हैं। 5 नॉर्थ बिहार में, 4 साउथ बिहार में। 5 जो नॉर्थ में है उनका नाम क्या क्या है, 5 जो नॉर्थ में, उसका एक है डिवीजन सारण, दूसरा डिवीजन है तिरहुत, तीसरा डिवीजन है दरभंगा, ठीक है, चौथा डिवीजन है कोसी, और 5वां डिवीजन है पूर्णिया। तो 5 जो है नॉर्थ में डिवीजन है। याद रखना है कि 5 डिवीजन नॉर्थ में है। अब आओ, जो सारण डिवीजन है, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है। पूछा जाता है इसलिए बता रहा, मेरी भी मजबूरी है, ज्यादा फैक्चुअल हो रहा है, लेकिन पूछा जाएगा तो क्या कर लोगे, इसलिए बताना जरूरी है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट किसमें है, सारण में। कौन कौन से हैं, एक तो सारण खुद है, और दूसरा सिवान है, और तीसरा गोपालगंज है। तो जो सारण जो हमारा मतलब कि कमिश्नरी है या डिवीजन है, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 3। कौन से, गोपालगंज, सिवान, सारण। इसके बाद आओ तिरहुत वाला जो मतलब कि डिवीजन है तिरहुत का। तो तिरहुत डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, तिरहुत जो डिवीजन, देखो एक और चीज बता दूं कि हर डिवीजन में जो मतलब कि 3 डिवीजन ऐसे हैं जिसमें 6-6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, और 3 डिवीजन ऐसे हैं जिसमें 3-3 डिस्ट्रिक्ट है, एक डिवीजन है 5 डिस्ट्रिक्ट है, देखो इसमें। तो इस तरीके से आप खुद आइडिया लगा लो, कि ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें तिरहुत में 6 डिस्ट्रिक्ट है। तिरहुत में कौन कौन से हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण तो है ही है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और शिवहर है। उसके बाद सीतामढ़ी है, उसके बाद मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरनगर तो यूपी में है, मुजफ्फरपुर है, उसके बाद वैशाली है। तो तिरहुत डिवीजन में ये 6 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है, वो डिवीजन आता है, वो है दरभंगा। दरभंगा में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं दरभंगा में, तो टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। दरभंगा में कौन कौन से हैं, मधुबनी, दरभंगा खुद, और एमडीएस है, मतलब कि मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। समस्तीपुर, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, दरभंगा में 3 है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। 3 डिवीजन किसमें है, 3 डिस्ट्रिक्ट किसमें है, दरभंगा में। उसके बाद जो हमारा एरिया बनता है कोसी का, तो कोसी डिवीजन में भी 3 है। तो कोसी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कोसी में तो देखो, कोसी में हो जाएंगे सुपौल, सहरसा, और जहां से पप्पू यादव आते हैं मधेपुरा। तो ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद जो पूर्णिया है, लास्ट वाला डिवीजन, इसको जो किशनगंज में है, तो इसको पूर्णिया में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से पूर्णिया में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक तो अररिया हो जाता है, दूसरा किशनगंज तो है ही है, उसके बाद पूर्णिया है और कटिहार है।
तो 4 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं पूर्णिया में। उसके बाद नीचे वाले जो नीचे मतलब कि साउथ बिहार में जो वो है डिवीजन है, उनके विषय में भी तो जानना है हमको। तो साउथ डिवीजन में जो पहला डिवीजन है उसको बोलते हैं पटना डिवीजन। पटना में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? पटना में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इधर से देखो कैमूर रोहतास तो हो ही जाएगा। जब हम यूपी पढ़े थे तो उसमें बांका और मैंने क्या कहते हैं मतलब कि बक्सर और भोजपुर 2 बताया है। उसके बाद पटना आ जाएगा और नालंदा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। उसके बाद और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है देखो, उसके बाद ये है मगध, मगध वाला डिवीजन। मगध डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? बचा कौन सा मगध वाले में? अरवल बचा, और औरंगाबाद, जहानाबाद, और उसके बाद एन से नेवादा, उसके बाद गया। तो 5 ये हो जाते हैं। उसके बाद आता है मुंगेर। मुंगेर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? मुंगेर वाले डिवीजन में भी 6 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपको याद रखना है, मुंगेर डिवीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट है। 6 डिस्ट्रिक्ट में मुंगेर वाले में कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा बेगूसराय और खगड़िया, 2 ऊपर के हो गए। फिर एस से क्या मतलब है? शेखपुरा। एल से है लखीसराय। एम से मुंगेर और जे से जमुई। तो ये भी आपको याद करना है भाई। इतनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मैं क्या करूँ इसमें? आपको लग रहा होगा क्या मतलब कि पढ़ाया जा रहा। भागलपुर में फिर इसमें भी 2 मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं, भागलपुर और बांका। तो इस तरीके से जो मतलब कि लोकेशन वाला एरिया था ना बिहार का, जियोमेट्रिकल लोकेशन, जियोपॉलिटिकल लोकेशन, वो हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, तो देखो डिवीजन भी आप समझ गए, क्या क्या बता दिया मैंने एक ही इस वीडियो में। देखो मैंने पहले बताया कि बिहार की जो आकृति है या जो उसकी जियोमेट्रिकल लोकेशन है वो क्या क्या है, एरिया बताया, जनसंख्या बताई, उसका जो अक्षांश और देशांतरी विस्तार है मैंने वो बताया, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण के बीच का अंतर बताया, जिस तरीके से जो मतलब कि इंडिया में जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया उसमें अंतर होता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बिहार की क्लाइमेट बताई और उसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से, ये सब चीज़ें बताई। यहाँ तक मैंने आपको जियोमेट्रिकल लोकेशन है वो बता दी। उसके बाद जो बिहार की जियो पॉलिटिकल लोकेशन है कि किन डिस्ट्रिक्ट से वो जुड़ा हुआ है वो सारी चीज़ें बताई। उसके जो मतलब कि पड़ोसी स्टेट या पड़ोसी जो कंट्री है उनसे बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ है वो सारी चीज़ें बताई। उसके बाद मैंने बिहार में जितने भी डिवीजन है उनका क्लासिफिकेशन करते हुए एक एक चीज़ आपके दिमाग में डाल दी। ठीक है, 2 बार वीडियो सुनो, 3 बार सुनो, जितनी बार सुनना है सुनो भाई। यही इतनी ही सारी चीज़ें लोग 3-3 घंटे में पढ़ाते हैं, जितना मैं आधे घंटे में पढ़ा देता। आपको बोर नहीं होना है। देखना आप जब 5-6 क्लास ज्योग्राफी की होगी ना तब आपको मजा आएगा इसमें, और कुछ भी बोरियत फील नहीं होगी, और इस तरीके से याद होगा। बच नहीं सकते आप, आपको अपने दिमाग में ये रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में 32 मिनट की क्लास हो गई है, ज्यादा करूंगा तो बोर हो गए, तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आगे जो वीडियो होगा उसमें भू आकृति बताऊंगा, टोपोग्राफी बताऊंगा, भू संरचना बताऊंगा, भूगर्भिक संरचना, सारी चीजें देखो, सब चीज है नोट्स में, एक एक चीज बताता चलूंगा आपको। तो आपको घबराना नहीं है, और याद कराऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि याद कराना, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही बिहार के पीटी एग्जाम में पूछी जाती है। तो घबराओ नहीं, चुपचाप मतलब कि मेरे साथ बने रहो, मैं आपको पूरी चीजें याद करा दूंगा। बिहार स्पेशल की सारी चीजें कवर हो जाएंगी, आपसे एक भी सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।